अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पब्लिक पोस्ट। आज से तकरीबन 1 से 1.5 साल कबल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक हाउसिंग स्कीम अनाउंस की, जिसका बुनियादी मकसद उन लोगों को घर की सहूलत देना था जो लोग साल साल से किराए पर रह रहे हैं और उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो अपना घर ख़रीद सकें या अपने लिए हुए प्लाट पर अपना नया घर तामीर कर सकें। उनके लिए ये सहूलत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्रिएट की कि बैंक्स को पाबंद किया कि वो उनको आसान शराइत पर सस्ते कर्ज़े मुहैया करें ताकि वो अपना घर बना सकें या अपना घर नया ख़रीद सकें। स्कीम के अनाउंस होने के बाद इसको कोई ख़ास पजीराई ना मिल सकी और उसकी एक वजह ये थी कि उस स्कीम के कोई फ़ीचर्स, कोई शर्त शराइत गवर्नमेंट ने जो लागू किए थे, जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किए थे, वो ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कंपेटिबल नहीं थे। अब तकरीबन आज से 2 माह पहले इसी स्कीम के फीचर्स को रिवाइज़ किया गया। उस रिवीजन को नोटिफाई किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने सर्कुलर 25 मार्च 2021 के सर्कुलर में। उन रिवाइज्ड फीचर्स को डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्कीम का बेसिक मकसद उन लोगों को घर मुहैया करना था कि जो लोग साल साल से किराए पर रह रहे हैं और उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो अपना घर बना सकें या बना बनाया घर ख़रीद सकें। इस स्कीम के तहत आप लोग एक बना बनाया घर ख़रीद सकते हैं या आपके पास अगर प्लॉट है तो उस प्लॉट के ऊपर घर बनाने के लिए आप ये कर्ज़ ले सकते हैं। या तीसरी सिचुएशन ये है कि आपके पास प्लॉट भी नहीं है और आपने अभी प्लॉट लेके घर बनाना है, तो उस प्लॉट को परचेज़ करने के लिए और फिर उस पर घर बनाने के लिए आप लोग ये कर्ज़ ले सकते हैं। ये कर्ज़ पाकिस्तान के तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की आबादी को आप यूं कह सकते हैं कि 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से या पहली कैटेगरी में आप यूं कहें कि वो लोग हैं कि जो 5 मरले या 125 मुरब्बा गज़ का घर ख़रीदना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, या किसी बड़े शहर में कोई ऐसा फ्लैट या अपार्टमेंट परचेज़ करना चाहते हैं कि जिसका कवर्ड एरिया 1250 मुरब्बा फुट से ज़्यादा ना हो। वो लोग 20 लाख रुपए तक कर्ज़ ले सकते हैं और वो ले सकते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के थ्रू। ये कर्ज़ उनको 5 साल से लेकर 20 साल तक दिया जाएगा। पहले 5 साल के लिए इस पे मार्कअप रेट सिर्फ 5% है। छठे साल से लेके 10वें साल तक इस पे मार्कअप रेट 7% है और 11वें साल से लेके 20वें साल तक बैंक का स्टैंडर्ड रेट अप्लाई होगा, जिसको कि काइबर के साथ लिंक किया जाता है। 1 ईयर काइबर प्लस उस पर 700 BPS 7% जो है ना वो बैंक चार्ज करेंगे 11वें साल से लेके 20वें साल तक। अगर मैं बात करूं कि 1 ईयर काइबर प्लस 7% आज क्या रेट क्या चल रहा है, तो वो तकरीबन 15% के करीब है। 15 से 15.5 या 14.5 से 15.5 आप कह सकते हैं उसको, कि आज ये रेट चल रहा है। जब मतलब अगर कोई आदमी आज फाइनेंस लेता है तो 2031 में जाके या 2032 में जाके ये रेट इससे बढ़ भी सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ताहम जो पहले 5 साल है उनके लिए भी 5% फिक्स रेट है, जो छठे साल से 10वें साल तक के लिए 7% फिक्स रेट है। ठीक है। उसके बाद इस कैटेगरी को स्टेट बैंक ने नाम दिया है कैटेगरी ज़ीरो का। उसके बाद है कैटेगरी 1। इस कैटेगरी में पाकिस्तान के वो लोग हैं कि जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू कोई अपार्टमेंट्स दिए हैं, कोई प्लॉट्स दिए हैं या कोई घर दिए हैं। इस कैटेगरी 1 में सिर्फ वो लोग आ रहे हैं और इनके लिए फाइनेंसिंग मज़ीद सस्ती रखी गई है। इनके लिए पाबंदी ये है कि इन्होंने 5 मरले या 125 मुरब्बा गज़ का घर या फ्लैट अपार्टमेंट जिसका कवर्ड एरिया 850 मुरब्बा फुट से ज़्यादा ना हो, वो ये ले सकते हैं या बना सकते हैं। उसके लिए इनको फाइनेंसिंग रखी गई है 27 लाख रुपए तक, जो कि बैंक इनको फाइनेंस करेंगे और उस घर की या उस अपार्टमेंट की कीमत 35 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। मतलब ये कि इनके लिए ये 3 शराइत हैं। एक तो ये कि एक
5 मरले का घर हो या 125 मुरब्बा गज का घर हो या प्लॉट हो, उसके ऊपर जो कवर्ड एरिया है वो 850 मुरब्बा फुट से ज़्यादा ना हो। और तीसरी शर्त ये है कि उसकी कीमत 35 लाख से ज़्यादा ना हो। अगर कीमत 35 लाख से कम होगी तो फिर बैंक उस पर मैक्सिमम 27 लाख रुपए तक फाइनेंस कर सकेंगे, कमर्शियल बैंक्स फाइनेंस करेंगे उसको। ठीक है। इनके लिए पहले 5 साल का मार्कअप रेट सिर्फ 3% रखा गया है, सिर्फ कैटेगरी 1 में, कि जो कैटेगरी 1 में वो लोग हैं कि जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू जो है वो कोई घर या प्लाट या कोई अपार्टमेंट उनको दिए गए। पहले 5 साल के लिए मार्कअप रेट सिर्फ 3% है। छठे साल से 10वें साल के लिए मार्कअप रेट इस पर 5% है। और उसके बाद 11वें साल से लेके 20वें साल तक मार्कअप रेट इसका 1 ईयर काइबर प्लस 250 BPS मतलब 2.5% इस पर अप्लाई होगा। बैंक्स का स्टैंडर्ड रेट अप्लाई होगा। और अगर मैं बात करूं कि 1 ईयर काइबर प्लस 2.5% आज क्या चल रहा है, तो वो तकरीबन राउंड अबाउट 10.5 से 11 के करीब चल रहा है, जो कि आज से 10 साल के बाद या 11 साल के बाद या 12 साल के बाद ये इससे बढ़ भी सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ओके जी। उसके बाद है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में वो लोग हैं कि जो 5 मरले या 125 मुरब्बा गज का कोई घर खरीदना चाहते हैं या ऐसे प्लाट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, और ये इनके ऊपर कीमत की कोई शर्त नहीं है। वो 5 मरले या 125 मुरब्बा गज का घर या वो फ्लैट जिसका कवर्ड एरिया 1250 मुरब्बा फुट हो, उसकी कीमत चाहे वो 1 करोड़ रुपए हो, चाहे 1.5 करोड़ रुपए हो, चाहे 70 लाख हो, बैंक्स उसमें मैक्सिमम 60 लाख रुपए तक फाइनेंस कर सकते हैं। 60 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर 60 लाख रुपए से ज़्यादा उसकी कीमत है तो वो जो भी बंदा फाइनेंस करवा रहा है, जो भी बंदा ये कर्ज ले रहा है, उसको अपनी जेब से वो पैसे अदा करने पड़ेंगे। कैटेगरी 2 पे मार्कअप रेट जो पहले 5 साल के लिए है वो 5% है। छठे साल से 10वें साल के लिए मार्कअप रेट 7% है, जबकि 11वें साल से 20वें साल तक बैंक्स का स्टैंडर्ड रेट अप्लाई होगा, जो कि 1 ईयर काइबर प्लस 4% है। और ये 1 ईयर काइबर प्लस 4% आज तकरीबन 12.25, 12.5, पौने 13 के करीब आज चल रहा है। देन आ जाता है जी कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में वो लोग फाल करते हैं कि जो 10 मरले का घर लेना चाहते हैं या 250 मुरब्बा गज तक का घर लेना चाहते हैं या अपने प्लॉट पे बनाना चाहते हैं, या कोई ऐसा फ्लैट या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं कि जिसका कवर्ड एरिया 2000 मुरब्बा फुट से ज़्यादा ना हो। वो लोग कैटेगरी 3 में आते हैं। और उनके लिए भी कोई शर्त नहीं है कि 10 मरले के घर की कीमत क्या है। वो 1 करोड़ भी हो सकती है, वो 1.5 करोड़ हो सकती है, वो 2 करोड़ हो सकती है, वो 1 करोड़ से कम भी हो सकती है। घर की जितनी भी कीमत है बैंक्स 1 करोड़ रुपए तक फाइनेंस कर सकते हैं। और इन पे मार्कअप रेट पहले 5 साल के लिए 7% है, छठे साल से 10वें साल के लिए 9% है, और उसके बाद 11वें साल से 20वें साल के लिए ये मार्कअप रेट 1 ईयर काइबर प्लस 4% ही है, जैसा कि कैटेगरी 2 में है। और ये 1 ईयर काइबर प्लस 4% आज के दौर में वही 12.25, 12.5, पौने 13 के करीब चल रहा है, जो कि आज से 10 साल के बाद ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इन सारी कैटेगरीज में एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब आपने ये घर लेना है या घर बनाना है तो फिर तो उस पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। अगर बना बनाया घर आप ले रहे हैं तो उसके लिए शर्त ये है कि वो 1 साल से ज़्यादा पुराना बना हुआ ना हो, उसको बने हुए मैक्सिमम 1 साल हुआ हो। लेकिन ये शर्त भी 31 मार्च 2023 तक एप्लीकेबल नहीं है। 31 मार्च 2023 से पहले पहले जो भी बंदा ऐसा घर ले रहा है कि जो 1 साल से ज़ायद बना हुआ तो वो ले सकता है, जबकि 31 मार्च 2023 के बाद ये शर्त भी अप्लाई होना शुरू हो जाएगी और आप लोग सिर्फ वही घर ले सकेंगे कि जिसको बने हुए 1 साल से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है कि इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि क्या आप लोग एलिजिबल हैं, क्या आप लोग ये घर ले सकते हैं। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये है कि हर पाकिस्तानी जिसके पास वैलिड शनाख्ती कार्ड है,
स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है या नाइकोप है, वो ये घर ले सकता है, वो ये कर्ज ले सकता है और इस कर्ज को लेके अपना घर जो है वो फाइनेंस करवा सकता है। देन है जी कि वो उसके नाम पे पहले कोई घर ना हो, फर्स्ट टाइम ओनर वो बन रहा हो। और तीसरी बात, इस फाइनेंसिंग फैसिलिटी को अवेयर करने के लिए कि वो इंसान इस फैसिलिटी को सिर्फ एक बार अवेल कर सकता है। दूसरी बार अगर वो पहले से उसने कोई एक घर फाइनेंस करवा लिया है तो वो दूसरा घर फाइनेंस नहीं करवा सकता। और आप ये कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह आप ये घर ले सकते हैं या अपने प्लाट पे ये घर बना सकते हैं, या आप प्लाट लेके और फिर उस पे घर बना सकते हैं। पाकिस्तान में किसी भी जगह ऐसा मुमकिन है। अब आ जाते हैं कि आपको कागज़ कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। आखिर बैंक ने आपको जब फाइनेंस करना है तो बैंक्स ने ये ज़रूर देखना है कि इस बंदे की इतनी किस्त बनेगी, क्या ये बंदा किस्त दे सकेगा या नहीं दे सकेगा। उस किस्त की अमाउंट को देखने के बाद बैंक्स फैसला करेंगे कि आपको कितना फाइनेंस किया जा सकता है। अब अगर डॉक्यूमेंट्स या कागजात की बात की जाए तो उसके दो पहलू हैं। एक ये कि आप लोग पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, बैंक्स को किस्त जो वापस करनी है, अब बहरहाल आपने वो पैसे कमा के ही करनी है। तो बैंक्स ने पहले स्टेज पे आपके इनकम के डॉक्यूमेंट्स देखने हैं कि आप पैसे कहाँ से कमाते हैं, कैसे कमाते हैं। इनकम के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों में एक सैलरीड क्लास है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती है, उनकी मंथली सैलरी आती है। दूसरे बिजनेस के लोग हैं कि जो अपना कारोबार करते हैं। तीसरा आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं। और चौथे वो लोग हैं कि जिनके बिजनेस भी इतने बड़े नहीं हैं और वो सैलरीड क्लास भी नहीं है, उनके लिए ये आप चौथा हिस्सा लोगों का समझ सकते हैं। अब सैलरीड क्लास के अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम कर रहे हैं या वो एप्लीकेंट काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया होगा कि जब उसको नौकरी पर रखा होगा, उस लेटर की फ़ोटोकॉपी प्लस उसके सर्विस कार्ड की फ़ोटोकॉपी प्लस उसकी सैलरी स्लिप्स, पिछले 3 माह की आप कह सकते हैं कि सैलरी स्लिप्स मोस्टली डिमांड की जाती हैं बैंक्स की तरफ से, और पिछले 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, वो बैंक स्टेटमेंट उस अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट कि जिसमें आपकी वो सैलरी क्रेडिट हो रही है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर बैंक्स डिमांड करते हैं। यहीं से वो आपकी इनकम का अंदाज़ा करते हैं कि आप सैलरीड क्लास के लिए अंदाज़ा करना आप कह लें कि आसान है। एक फ़िक्स इनकम होती है जो उनकी आ रही होती है पर मंथ। आपकी इस इनकम को देखते हुए बैंक्स फैसला करेंगे कि आपको कितनी अमाउंट तक फाइनेंस किया जा सकता है। जितनी अमाउंट तक फाइनेंस हो सकेगा वो आपको किया जाएगा, बाकी आपको अपने पास से पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। ये मैंने जो पहले आपको बताया कि लेट्स सपोज कैटेगरी अगर 2 की बात करें तो बैंक्स जो है वो मैक्सिमम 60 लाख रुपए तक फाइनेंस कर सकते हैं। 60 लाख रुपए भी मैक्सिमम है। मुमकिन है कि आपकी इनकम उस 60 लाख को जस्टिफाई ना कर सके, बैंक्स आपको 60 लाख से कम फाइनेंस करें, 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख, जितना भी आपकी इनकम हो उसके मुताबिक वो फाइनेंस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जी बिज़नेस क्लास, कि वो लोग जो सैलरीड नहीं है लेकिन वो अपना कारोबार करते हैं, तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर बैंक्स की तरफ से डिमांड किए जाते हैं वो है कि उनके बिज़नेस का प्रूफ किस किस्म का हो सकता है कि उनका विजिटिंग कार्ड हो सकता है, उनका लेटर हेड पैड हो सकता है, उनके जो बिज़नेस साइट है जहाँ पे वो बिज़नेस अपना कारोबार कर रहे हैं वहाँ उनका कोई दफ्तर होगा, फिज़िकल ऑफिस होगा, उसकी पिक्चर्स मांगी जा सकती हैं। वो जहाँ पे दफ्तर है उसका कोई रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, या वहाँ पे जो बिजली का कनेक्शन या कोई टेलीफोन का कनेक्शन, कोई यूटिलिटी बिल जहाँ जो वहाँ पे आता है उस पे उसका एड्रेस होगा। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए जा सकते हैं। और साथ में NTN सर्टिफिकेट जिसमें आपके वो बिज़नेस की डिटेल वगैरह आ रही होती है, और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट पिछले 6 माह या 1 साल की, जहाँ से आपके कैश फ्लोज का अंदाज़ा हो सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिज़नेस क्लास के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फिर आ जाते हैं जी एग्रीकल्चर
से रिलेटेड लोग कि जो अपने खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए उनकी जितना भी उनका रकबा है या वो उन्होंने कोई ठेके पे लेके वो लोग काश्त करते हैं तो अपनी फ़र्द मलकियत वो दे सकते हैं। वो अपने जो उनके नाम पे काश्त लगवाई जाती है, खसराग आप जिसे कह सकते हैं कि वो लगवाया जाता है, वो मुहैया कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने अपनी फसल जिस आदमी को, जिस आड़ती को अगर बेची है, उससे कोई उनके बिल उनके नाम पे होंगे वो मांगे जा सकते हैं। और चौथी क्लास वो क्लास है कि जिसके पास इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनका कारोबार भी बहुत छोटा सा है, मतलब भी उनका कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है, कोई उन्होंने रेंट एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ, कोई बिजली का बिल उनके कारोबार पे नहीं आता, कारोबारी एड्रेस के साथ नहीं आता। चौथी क्लास में आप उन लोगों को देख सकते हैं। उन लोगों से स्टेट बैंक ने जो फैसिलिटी क्रिएट की है वो ये कि उनके एक्सपेंस की मालूमात ले ली जाती। अब एक्सपेंस किस किस्म के हो सकते हैं कि जहाँ पे वो रहते हैं या जहाँ पे भी उनका छोटा मोटा कोई कारोबार है, वो अपने बिजली का बिल दे सकते हैं। बिजली तो बहरहाल वो इस्तेमाल करते हैं ना, बिजली का बिल दे सकते हैं। और वो अपने मोबाइल का बिल दे सकते हैं। वो अपने बच्चों की फ़ीस, जो उनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी फ़ीस जो वो पे करते हैं, फ़ीस के चालान दे सकते हैं। अगर वो किराए पे रह रहे हैं या किराए पे उनका घर है या किराए पे उन्होंने कोई छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए कोई किराए पे कोई छोटी जगह ली हुई है, तो वो किराया पे करते हैं। वो किराए की पेमेंट की रिसीट वो दे सकते हैं, उनसे वो मांगी जा सकती है। ये सारी चीज़ें उनके एक्सपेंसेस को देखने के लिए मांगी जा सकती हैं कि वो कितने के एक्सपेंस पर मंथ करते हैं। ये तो हैं आपकी इनकम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। जिस भी तरीके से आप इनकम कमाते हैं उस के मुताबिक ही आपसे वो डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए जा सकते हैं। अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो वो सैलरीड के डॉक्यूमेंट्स को डिमांड बैंक की तरफ से किए जा सकते हैं। आप बिज़नेस करते हैं तो उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कि प्रॉपर्टी जो आप बना बनाया घर लेना चाह रहे हैं, या अगर आपके पास प्लॉट है उस पर घर बनाना चाह रहे हैं, या कोई आप प्लॉट भी लेना चाह रहे हैं और फिर उस पर घर बनाना चाह रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी साथ चाहिए। अब अगर उन डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो लेट्स सपोज कि आप एक बना बनाया घर लेना चाह रहे हैं। वो जिस बंदे से आप वो घर लेना चाह रहे हैं उसके नाम पे टाइटल डॉक्यूमेंट्स होंगे। मतलब वो बंदा पहले मालिक है तो वो आपको बेच रहा है ना, उसके नाम पे कोई रजिस्ट्री होगी, कोई इंतकाल होगा, उसकी इनकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, उसके नाम के फ़र्द की फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी। ठीक है। उसके बाद अक्स मौका शजरा होता है कि जो ये पटवारी, तहसीलदार, कानून गो वगैरह लिख के देते हैं, बना के देते हैं कि ये प्रॉपर्टी इस जगह पे फॉल करती है। अक्स मौका शजरा वो चाहिए होगा। NEC नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ये चाहिए होता है। और उसके बाद आपका पासशुदा नक्शा वो भी डिमांड किया जाता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये NEC क्या चीज़ है। तो NEC मीन नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये पटवारी, कानून गो, तहसीलदार वगैरह एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है जो ये एप्लीकेंट लेना चाह रहा है वो किसी जगह पे इनकम्बर्ड नहीं है, किसी जगह पे रहन नहीं है। वो सर्टिफिकेट भी इसमें साथ चाहिए होता है। और ये याद रखिए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको उस बंदे से लेना पड़ेंगे कि जिसका घर आप लोग लेना चाह रहे हैं। इनकी फ़ोटोकॉपीज़ लेना पड़ेंगी, ना कि असल लेना होंगे। असल उसी के पास रहने दें, आप जस्ट उनसे फ़ोटोकॉपी ले लें। हाँ, अगर आप अपने प्लॉट पे वो घर बनाना चाह रहे हैं तो फिर प्लॉट तो पहले ही आपकी मलकियत है, आपके नाम, आपने जिस तरह वो ख़रीदा है आपके नाम पे इंतकाल हुआ है, रजिस्ट्री हुई है, फ़र्द मलकियत आपके पास उसकी होगी। उसी का आप अक्स मौका शजरा बनवा लेंगे। और NEC आपको बनवाना पड़ेगा और वो नक्शा भी बनवाना पड़ेगा कि जो आप घर बनाना चाह रहे हैं उसका नक्शा जो है ना वो बना के वो भी पास करवाना पड़ेगा। या तीसरी चीज़ कि आप प्लॉट भी लेना चाह रहे हैं और फिर उस पर घर बनाना चाह रहे हैं, तो फिर बात वही है कि उस जिस बंदे से वो प्लॉट लेना चाह रहे हैं उससे ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे। उससे आप उसकी फ़र्द मलकियत की कॉपी लेंगे, रजिस्ट्री इंतकाल की कॉपी ले लेंगे, NEC वगैरह ये सारी चीज़ें आपको उससे लेने पड़ेंगी। हाँ, ये वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो रेवेन्यू ऑफिस के पास होती है। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में है, वो बहरिया टाउन में है, DHA में है, इस तरह की और सैकड़ों सोसाइटीज़ हैं, वो उनमें है, तो उनके लिए फिर डॉक्यूमेंट्स थोड़े से डिफ़र कर जाते हैं। उसमें ट्रांसफ़र लेटर आ जाता है
डिमार्केशन सर्टिफिकेट आ जाता है, साइट प्लान आ जाता है, उसका मैप आ जाता है और उसके पीटीएम होता है, परमिशन टू मॉर्गेज, के वो हाउसिंग सोसाइटी परमिशन देती है कि कल को अगर आप इस प्लॉट को या इस घर को मॉर्गेज करवाना चाहते हैं तो वो हो सकता है। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स उस हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड जो है ना वो आपको लेने पड़ेंगे। बाकी अगर कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स होगा जो कि बैंक्स डिमांड करेंगे तो फिर साथ साथ आपको वो भी अरेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है कि डॉक्यूमेंट्स भी इसमें एक आपकी इनकम के डॉक्यूमेंट और दूसरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट ये चाहिए होंगे, इनके बगैर आगे काम नहीं चल सकेगा। अच्छा, इसमें एक और बात आपको बताता चलूँ कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो आप लेना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम कैटेगरी 2 की बात कर लेते हैं कि जनाब आप 5 मरले का घर लेना चाहते हैं और उसकी कीमत है 80 लाख रुपए, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, और आप चाहते हैं कि 60 लाख रुपए आप बैंक से फाइनेंस करवा लें 5 साल के लिए या 10 साल या 20 साल के लिए, जो भी आपकी मर्ज़ी, आप वो फाइनेंस करवाने। लेकिन जब आप बैंक को अप्रोच करते हैं तो बैंक आपको कहता है कि जी आपकी इनकम थोड़ी है, हम आपको फाइनेंस 60 लाख रुपए नहीं कर सकते, हम आपको कम फाइनेंस करेंगे, हम आपको 30 लाख या 40 लाख फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये जो दरमियान में 20 लाख का गैप आ जाएगा, क्योंकि आपके पास तो वही 80 लाख में से आपके पास लेट्स सपोज 20 लाख हैं और आप 60 लाख बैंक से लेना चाह रहे हैं, और बैंक कहता है कि नहीं जी हम तो आपको 40 लाख दे सकते हैं। 40 लाख बैंक के, 20 लाख आपके, और बाकी 20 लाख जो है ना वो आप कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो एक ऑप्शन रखा गया है कि आप अपनी इनकम के साथ अपने फैमिली मेम्बर की किसी दूसरी इनकम को क्लब कर सकते हैं। मतलब आपकी मिसेज अगर टीचर है या आपके हस्बैंड अगर एम्प्लॉई हैं, आप या आपकी मिसेज अगर एम्प्लॉई हैं, आपका भाई अगर कोई है वो एम्प्लॉई है, आपके वालिद साहब, आपकी वालदा मोहतरमा अगर उनकी भी इनकम है तो उनकी इनकम को भी इसमें क्लब किया जा सकता है। 100% इनकम उनकी भी क्लब हो सकती है। उनकी इनकम जब आपकी इनकम के साथ क्लब होगी, दोनों इनकम मिल के, फिर आपकी वो एंटाइटलमेंट जो है वो बैंक को आप सेटिस्फाई कर सकेंगे कि जनाब आप 40 लाख से बढ़ा के इसको 60 लाख कर दीजिए, हम 2 बंदे कमाने वाले हैं, या हम 3 बंदे कमाने वाले हैं, या हम 4 बंदे कमाने वाले हैं, या हम 5 बंदे कमाने वाले हैं। मैक्सिमम 5 बंदों तक हो सकता है, एक आप और 4 आपके अलावा, मतलब 4 बंदों की इनकम आपके साथ क्लब हो सकती है। और आखिर पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको 20 साल तक ही फाइनेंस करवाना है या 15 साल तक ही फाइनेंस करवाना है या 10 साल तक। आप अगर आज 20 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं या 15 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं और आज के बाद, आज से 8 साल के बाद जाके आप समझते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं या कहीं से आ गए हैं, तो आप ये सारे का सारा लोन पे ऑफ करना चाहते हैं, तो वो सारे का सारा एट वंस वो पे ऑफ हो जाएगा। उस पर आप इसको बैंकिंग की ज़ुबान में आप कह सकते हैं कि अर्ली टर्मिनेशन हो जाएगी उस आपके लोन की फैसिलिटी की, और उसका आपको कोई उस पर चार्जेस नहीं अदा करने पड़ेंगे और आपकी मार्कअप की मद में भी आपकी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। अब मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप लोग 50 लाख फाइनेंस करवाते हैं या आप लोग 1 करोड़ रुपए फाइनेंस करवाते हैं तो उसकी आपको कितनी किस्त बनेगी, ये एग्जैक्ट नहीं है। आप कह सकते हैं कि 90% या 95% एक्यूरेट है। तो ये सिर्फ पहले आप यूँ समझिए कि पहले 5 साल की किस्त आपको बना के इस वक्त मैं दिखा सकता हूँ कि कितनी किस्त आपको देनी पड़ेगी। बाकी एक कंप्लीट रीपेमेंट शेड्यूल होता है बैंक्स का, वो जब आप लोग इस फाइनेंस के प्रोसेस में जाएंगे तो फिर आपको वो दे दिया जाएगा, लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं होगा। वक्त के साथ साथ जब 5 साल के बाद आपका मार्कअप रेट बदलेगा तो फिर इंस्टॉलमेंट भी बदल जाएगी। तो यहाँ पे ये सिर्फ आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि कितनी किस्त 50 लाख या 1 करोड़ रुपए तक पहले 5 साल के लिए आपकी बनेगी। तो चलिए लैपटॉप पे चलते हैं, देखते हैं क्या बनती है। ओके, तो व्यूअर्स ये इसका एक छोटा सा कैलकुलेटर है। इसमें देखें कि ये वैल्यूज़ मैं इनपुट करता हूँ। आप लेना चाह रहे हैं लेट्स सपोज जी 50 लाख रुपए, और जो घर मैं कैटेगरी 2 की बात कर रहा हूँ, और जो घर आप लेना चाह रहे हैं उसकी कीमत है जी सपोज कर लेते हैं 85 लाख रुपए, और आप 20 साल के लिए लेना चाह रहे हैं। 20 साल की किस्तें कितनी बनेंगी, 240 ही बनेंगी, ठीक है। और उस पर मार्कअप रेट जो पहले 5 साल का है वो 5% आ जाएगा, 5%। और उस पर मॉर्गेज प्रोटेक्शन प्लान और इंश्योरेंस वगैरह ये कुछ छोटी सी अमाउंट में ऐड होगी। देखें इस पर 32,998 रुपये किस्त, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये
90 to 95% एक्यूरेट है। इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगी, खासकर पहले 5 साल के हिसाब से ये इतनी एक्यूरेसी है इसमें। छठे साल से फिर इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर तब्दीली आएगी, क्योंकि वो मार्कअप रेट ही तब्दील हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि आप कैटेगरी 3 में हैं और लेना चाह रहे हैं 10 मरले का घर, तो उसमें बैंक्स मैक्सिमम जो फाइनेंस कर सकते हैं वो है 1 करोड़ रुपये। लेकिन चलें हम उस 1 करोड़ का ही हिसाब कर लेते हैं। ये 1 करोड़ रुपये आप फाइनेंस करवा रहे हैं और आपके जो घर की कीमत है वो है जी लेट्स सपोज 1.5 करोड़ रुपये। 240 किस्तें हैं और इस पे मार्कअप रेट जो पहले 5 साल का है वो है 7%। तो देखें इसकी किस्त बन रही है तकरीबन 77,530 रुपये पहले 5 साल के लिए। उसके बाद ये बदल जाएगी छठे साल से, जब मार्कअप रेट जो है ना वो बदलेगा। तो ये जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि तकरीबन इतनी किस्त इसकी आपको पे ऑफ करनी पड़ेगी। जी, तो व्यूअर्स आपने देख लिया कि ये 50 लाख की इतनी किस्त बन रही है और ये या 1 करोड़ की इतनी किस्त बन रही है। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा इसके डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में भी और इसके कुछ प्रोसीजर के सिलसिले में भी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। इसके बाद अगर कोई इस पर मज़ीद कोई अपडेट हुई तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।